Good morning everyone. So today we are going to study, as you can see on board, chapter 9, area of parallelogram and triangles. Okay, so before starting this chapter, I'm just going to tell you something introductory part of this chapter, that is about the area. How you can define an area? It is the magnitude or the measure of the plane region is called its area. कोई भी एक प्लेन रीजन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड को हम लोग एरिया बोलेंगे. फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्लोज्ड पाथ अगर लेते हैं हम लोग, ऐसे तो पॉलीगॉन्स का ही हमें एरिया कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है, वही हम सीखते हैं स्टैंडर्ड 9th में. बट अभी आपको समझना है कि अगर मैं कोई भी एक पॉलीगॉन लूँ, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, तो इसका इंटरनल पार्ट, ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना बच्चों, ये एरिया कहलाता है. ठीक है, अगर मैं एक 3 साइड्स पॉलीगॉन का लेता हूँ तो फिर ये कंप्लीट पार्ट आपका एरिया कहलाता है कि नहीं. या फिर एक अगर सर्कल लेता हूँ तो फिर उसके इंटरनल एरिया के जो मैग्नीट्यूड आएंगे, मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो नंबर, ठीक है, वो एरिया कहलाता है. और एरिया हमेशा ना 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन होता है. जैसे ये आपका कोई भी एक सपोज रेक्टेंगल है तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये दोनों डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब आपका एरिया होता है. इसलिए एरिया का यूनिट याद रखिएगा बच्चों, हमेशा क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में है, ठीक है, उसके साइड्स तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मीटर में है, ठीक है, तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों. ठीक है, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिट में है तो फिट स्क्वायर हो जाएगा. इस वजह से इसका एसआई यूनिट जो होता है ना, मीटर स्क्वायर होता है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया? दैट इज अ meter square, that you must have to remember. Okay, let us start the chapter. एरिया तो क्लियर है बच्चों, लेकिन अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ फार्मूलाज का रिक्वायरमेंट होगा. क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एक क्लोज्ड फिगर को देखते हो और आप उसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके डायमेंशंस का रिक्वायरमेंट होता है. विदाउट दैट डायमेंशंस मीन्स जो भी उसके साइड होंगे, ठीक है, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, जो भी उसका हाइट होगा, तो उनका जब आपको रिक्वायरमेंट होगा तो विदाउट फार्मूला यू आर नॉट एबल टू सॉल्व. तो वो कुछ डाटा गिवन होते हैं आपके क्वेश्चंस में, बट विदाउट द वर्किंग फार्मूला यू आर नॉट एबल टू सॉल्व. लेट अस डिस्कस वन बाय वन विद इट्स वर्किंग फार्मूला. ओके, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम के केस में आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका पैरेललोग्राम इटसेल्फ, रोम्बस और ट्रेपेजियम, ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं जो कि आपने पिछले चैप्टर्स में स्टडी भी कर रखा है. 1, 2, 4, 5 और 6 ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं. तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स का हम लोग देखेंगे एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद एक हम ट्राइंगल का भी देखेंगे. ऐसे तो सीबीएसई के अकॉर्डिंगली ट्राइंगल का ये जो पार्ट है आपका हीरोन्स फार्मूला से, जो एक आपका कंप्लीट चैप्टर है, उसे डिलीट कर दिया गया. बट यहाँ पे हम लोग उससे भी क्वेश्चन सीखेंगे, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर ऑल्सो. ठीक है, आगे चल करके भी हमें इससे रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो. सो सी फर्स्ट वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल होता कैसा है बच्चों? Okay, that you have seen in the last class also. If we do have a rectangle ABCD having length and breadth, तो लेंथ और ब्रेथ होता है, ऑपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, है कि नहीं. तो ये क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन होगा, सीधा L इंटू बी हो जाएगा आपका. और स्क्वायर यूनिट क्या शो करता है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर. ओके, हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट गेट वरी, बट राइट नाउ यू नीड टू लर्न दिस फार्मूला. ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर मीन साइड इनटू साइड. स्क्वायर में होता क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो कोई भी 2 साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे एक साइड है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, या फिर 4 इंटू 4 कर दिए, यू विल गेट द सेम आंसर. सेम. नेक्स्ट वी विल सी एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का बच्चों 2 फार्मूला होता है बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल. क्योंकि आपने देखा था ट्राइंगल का क्या होता है कि वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिए, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये तभी पॉसिबल है, इस तरह के फार्मूले को यूज़ तभी आप कर सकते हो जब एक कोई भी ट्राइंगल पे, है ना, उसका ये बेस दिया हुआ हो, कोई भी मैग्नीट्यूड जैसे 5 यूनिट, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर लाइक दैट, और उसका ये परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ हो. ये जब दोनों आपको पता होगा तभी आप इसके एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले से. ठीक है, लेकिन
सपोज अगर हमारे पास एक ये इस तरह का डाटा नहीं है या फिर किसी भी तरह का ट्राइंगल है, एक स्केलन ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड आपका क्या होता है, अनइक्वल होता है, या फिर दो साइड इक्वल होता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो और उसका अगर तीनों साइड आपको पता है तो इसको छोड़ करके आप इस फार्मूले के थ्रू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो एनी ट्राइंगल दैट कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, तो उसके एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मैंने पहले भी बताया कि ये पार्ट अभी इस बार CBSE 2020-21 में आपका रिमूव कर दिया गया है, बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, क्योंकि विदाउट इसका यूज़ अगर क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में। तो इसे सीख लेना है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस क्या है, एस आपका सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, ठीक है, मतलब एस इज इक्वल्स टू P/2। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे अगर ये 7 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, ये 2 यूनिट, ये आपका 6 यूनिट है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 8 7 15, 15 और 6 21, तो 21 हो गया पेरीमीटर उसका। और सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो उसे हमें 2 से डिवाइड कर देना होगा, मीन्स 21 डिवाइडेड बाई 2, देन वी विल गेट 10.5 एज अ सेमी पेरीमीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर एस जो है यहाँ पे यूज़ होता है आपका, है ना। और ए बी सी उसके साइड्स हैं, जो भी साइड्स, मतलब मैंने क्या बोला कि अगर तीनों साइड गिवन होंगे तो तीनों को सम करके हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे, और पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके हम लोग सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल सब्सटीट्यूट इन दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला है उसमें से डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। इट्स ईजी, ओके, यू विल हैव टू जस्ट गो थ्रू इट्स क्वेश्चंस, आई विल जस्ट गिव यू in during the classes, okay। now see next, अब हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का डायग्राम देख लो बच्चों, होता कैसे है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा भी है, ओके। हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मेन तो सबसे मेन प्रॉपर्टी तो यही है कि ऑपोजिट जो साइड्स होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे, पैरेलल होंगे आपस में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक बेस और उसके परपेंडिकुलर आपको एक हाइट पता होना चाहिए। दोनों का डाटा अगर पता है तो बेस इंटू हाइट कर देंगे। अगर ऐसे दिया हुआ है तो ठीक है ना। अगर ऐसे ना दे करके कभी कभी क्या करता है एक पैरेललोग्राम में, है ना, आपको हाइट बाहर दे देता है, ये परपेंडिकुलर हाइट दे दिया और बेस आपको ये दे दिया, तो क्या होगा, या फिर बेस आपको ये दे दिया तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का हम बेस लेंगे, ठीक है, जो जितने भी यूनिट्स हैं, और उसके बाद ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट है, इसे ले लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इसका इंटरनल एरिया पता चल जाता है। नेक्स्ट वी विल सी एरिया ऑफ रॉम्बस। रॉम्बस क्या है, पैरेललोग्राम एक तरह का, आप समझ लो क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन ये पैरेललोग्राम के जैसा होता है, बट इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे ही होंगे, लेकिन इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं लेंथ में, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला याद रखना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें पैरेललोग्राम का फार्मूला लगा देते हैं तो अलग अलग फार्मूला लगा देते हैं। तो इसमें आपको याद रखने हैं कि सिंपली हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या होता है बच्चों, किसी भी फिगर का, जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम है, तो इसके जो अपोजिट वर्टेक्स अगर मैच करा देते हैं तो ये हो जाता है डायगोनल किसी भी फिगर का, ठीक है। तो रॉम्बस का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, इनके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये 2 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो 4 इंटू 2 करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है, एरिया। नेक्स्ट है हमारा ट्रैपीजियम। बच्चों ट्रैपीजियम का शेप ऐसा होता है, ठीक है, कोई भी एक पैरेलल होगा, कोई भी एक साइड आपस में पैरेलल होंगे, है ना, बाकी तो सारा सेम है। अब देखो पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं बोला है, तो ए जो साइड होगा ऊपर वाला वो अलग होगा, नीचे का जो साइड है वो अलग होगा। अब जब दोनों साइड अलग है तो हमारा फार्मूला भी उसी के अनुसार मिलेगा, है ना। तो फार्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मतलब दोनों जो पैरेलल साइड है उसको ऐड करने हैं, और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट होता है, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स व्हाट, इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, द एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एच, या फिर आप इसे बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू perpendicular distance between them, okay। so you must have to remember this working formula। मैं बीच में कभी भी आप लोगों से पूछ लूँगा, so you must have to remember this thing। without learning of these formulas you are not going to able to solve the questions based upon this
on the exercise. Okay, so try to go through it. So students, you have seen the formulas that will be used in the exercises, but now we will see the theorem which is very helpful for exercise 1. 9.1 is totally based upon this theorem. अगर इसे समझ पाते हो तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लोगे आसानी से. And this theorem I want in your note copy. Okay, so you must have to take care and learn it properly. Just take a screenshot or you can just write it down also, but after understanding, not before. Okay, don't copy it down, try to understand, write it by yourself. Understood? See, what does this theorem means? It means parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. ठीक है, मतलब ये क्या है, दो पैरेललोग्राम्स अगर सेम बेस पे हो और दोनों सेम पैरेलल के बीच में हो तो क्या होता है, वो इक्वल होता है एरिया में. मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे दो पैरेललोग्राम. ठीक है, एक पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी, यहाँ से देखोगे ए बी ओके सी डी, दिस इज वन पैरेललोग्राम, एंड अनदर पैरेललोग्राम यू कैन सी ABEF. These two are the two parallelogram are on the same base. Same base क्या है यहाँ पे AB. ठीक है, and between the same parallels क्या है, FC और AB, ये दोनों parallels हैं. क्लियर है? तो अगर ये दोनों सेम पैरेलल में होंगे और बिटवीन सेम पैरेलल और सेम बेस में होंगे तो क्या होता है बच्चों, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स का, दोनों पैरेललोग्राम्स का, ठीक है, एरिया आपस में इक्वल होंगे, है ना. सो सी व्हाट डज इट गिवन फ्रॉम द क्वेश्चंस. इट इज गिवन दैट two parallels ABCD and ABEF as I have just shown you. Okay, on the same base AB is the same base, and between the same parallels, that is AB and FC. These two are the parallels, between that it is just present. Okay, and what we need to find out, we need to just calculate the area. Okay, we need to show that the area of these two parallelograms are equal. So what does it says, that the area of parallelogram ABCD is equal to the area of parallelogram ABEF. Okay, so let us start proof. Okay, we need to just see first. We will take two triangles. One is ADF. See, ADF is here, ADF is here, this triangle, and another triangle BCE is here. These two triangle, if we will make it congruent, okay, then the corresponding part will be equal. Okay, so for making it congruent, what we need to do, first we will take AD is equal to BC. ये जो AD है वो BC के इक्वल होगा. Why these two will be equal? Because opposite side of a parallelograms are equal. Okay, ये देखिए opposite sides क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं लेंथ में. नेक्स्ट हमारा क्या है, AF is equal to BE. See here, AF is equal to BE. AF हमारा यहाँ है और BE हमारा यहाँ पे है. ये भी हमारा दूसरा पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड से, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. और नेक्स्ट हम लोग लेंगे एंगल DAF मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल CBE. दिस एंगल, ये दोनों एंगल तभी इक्वल होगा बच्चों जब दोनों पैरेलल्स के बीच में हमारा एक एंगल बनता है. ठीक है, एंगल बिटवीन द AD एंड AF. ओके, दैट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द BC एंड BE. तो आपको रीजन देना जरूरी है. आपको मैंने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ाया था पहले ही कि यू मस्ट हैव टू गिव द रीजंस व्हाट एवर यू आर जस्ट ओके राइटिंग इन योर कॉपी फॉर द प्रूफ. अगर आपको गिवन है तो गिवन रीजन देना है, अगर कुछ कैलकुलेट कर रहे हो तो वो रीजन में आपको देना है. सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, वी हैव ट्राइंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE. ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, है ना. जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके अकॉर्डिंगली दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा आपस में एरिया में इक्वल होते हैं, तो उनके एरिया भी इक्वल हो जाएंगे. मतलब एरिया ADF, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएगा. और दोनों में अगर हम एक कॉमन सा ADEB अगर जोड़ दे तो हमें, ठीक है, हमें उसका क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा. जैसे यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, आप देखो ध्यान से AB ओके CD, ये ठीक है. इस पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED, ये पार्ट, और किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, इन दोनों के बराबर है. अब ABCE के जगह पे अगर हम लोग AFD लिखें
तो कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन बी रिटन फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये लिखा जा सकता है इक्वेशन 1 के थ्रू। ये देखो इक्वेशन 1 जो हमारा ट्राइंगल इक्वल आया था, इसके थ्रू हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल BCE दैट इज इक्वल टू ट्राइंगल ADF। अगर ये दोनों हम लिखते हैं तो फिर से आप जाइए डायग्राम में, ठीक है। डायग्राम को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सो दैट द लेवलिंग विल बी इजीली सीन। FDE होता है ये, है ना। ये देखो आप ध्यान से, है ना। अब क्या है हमारा ADF, जैसे हमने लिखा तो ADF हमारा ये रीजन आ गया और ABED हमारा ये रीजन आ गया। ये पूरा कंप्लीट रीजन क्या क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ABEF। ओके, तो एरिया पैरेललोग्राम ABEF हो गया और जो कि इक्वल है एरिया पैरेललोग्राम ABCD का। तो हेंस हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है, दैट्स वाई QED। ओके, सो you must have to write it down several times. Okay, if you have understood, try it without watching. You just try to solve this theorem directly. Theorems are coming in the examinations. Okay, so you must have to take care, students, and on the basis of this theorem you just try to solve exercise 9.1 of NCERT. If you will face any problem, kindly ask me on this given number or you can directly contact me. Thank you.